नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में, आज के एपिसोड में हम पिछले सेशन में हिंदी साहित्य को लेकर चल रहे थे और उसी हिंदी साहित्य में हम सगुण धारा में राम भक्ति पर और सगुण धारा कृष्ण भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था सगुण धारा दो रूपों में बंटवारा हुआ था। एक राम भक्ति वाले कवि अलग थे और सगुण ही धारा में ही एक कृष्ण भक्ति वाले कवि अलग थे। मैंने सगुण धारा के राम भक्ति वाले कवियों पर चर्चा कर ली थी, उनकी रचनाओं पर चर्चा कर ली थी। आज हम सगुण धारा के कृष्ण भक्ति पर चर्चा करेंगे। आप सब चैनल पर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल पर लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिएगा, प्रेरित कीजिएगा। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाकर गंगा एकेडमी में सबको परिवार बनाने का एक योगदान दीजिए। सबको लाइए, अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी गंगा एकेडमी शेयर करके आप पहुंचा दीजिए उन सभी तक। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए संचालन कर रहा है। हमारे जो भाई बहन बच्चे आर्थिक स्थिति से या तमाम कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से घर छोड़ के बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको कोचिंगों में दाखिला नहीं करा पाते हैं, उन सभी के लिए निःशुल्क कार्यशाला लेकर आया है और आप सभी को पूरा प्रतियोगी परीक्षाओं का हर विषय के साथ पूरा फुल कोर्स गंगा एकेडमी आपको देने वाला है। आप सभी से प्यार सपोर्ट बना के सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए और गंगा एकेडमी के लिंक को चारों तरफ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं खराब करते हैं, सीधे हम आज के चर्चा पे चले जाते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको सगुण धारा में राम भक्ति पर चर्चा किया था। सगुण धारा में राम भक्ति वाले चर्चाओं में मैंने राम भक्ति वाले कवियों पर चर्चा किया था। उनकी सगुण धारा में राम भक्ति में तुलसीदास ने है और तुलसीदास ने राम भक्ति पर 12 रचना किया है और ये सगुण धारा के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास के 12 रचनाओं में से मैंने रामलला नहछू बताया। बैराग आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रामलला नहछू निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। बैराग संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। रामाज्ञा प्रश्न किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। दोहावली तुलसीदास की रचना है। बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है और कवितावली तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस को मैंने अवधी भाषा में बताया। अवधी भाषा में भक्ति रस में लिखे हैं तुलसीदास जी ने और कुल 1074 दोहा है रामचरितमानस में। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस में कुल दोहों की संख्या कितना है तो कुल 1074 दोहा है, जिसमें 7 कांड हैं। सातों कांड को मैंने सीरियल से बताया। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठवां लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड, लास्ट कांड। इस प्रकार से आपको सीरियल में लगाने के लिए भी सातों कांडे पूछ लिए जाते हैं। आप सब ध्यान रखिएगा, वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा।
यहाँ से परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन मैं फंसाने की गारंटी लेता हूँ, फंसेगा। आप सब सीरियस पढ़िएगा, जिससे आपकी परीक्षा में कहीं हताश होने की स्थिति न आए। चलिए, मैं इसके आगे कुछ और जानकारी आपको बता दें, उसके बाद सीधे जुड़ते हैं सगुण धारा के कृष्ण भक्ति पर। चलिए, आप इरेज कीजिए, हम इरेज कर रहे हैं, आप सब लिखते जाइए। मैं आप सबको परीक्षाएं में पूछ लिया जाता है, पंचरत्न किसे कहते हैं। आप पिछले पेपर को देखोगे तो वहां पंचरत्न करके आपसे सवाल पूछे गए होंगे। तो पंचरत्न क्या है हम बताते हैं। देखिए, आप रामलला नेछू को ले लीजिए। देखिए, रामलला नेछू को ले लीजिए, बैरागी संदीपनी को ले लीजिए, जानकी मंगल को ले लीजिए और पार्वती मंगल को भी ले लीजिए, और एक और ले लीजिए बरवे रामायण को। बरवे रामायण को ये रामलला नेछू आप सब लिख लीजिए, रामलला नेछू पहला लिखिए। दूसरा लिखिए बैरागी वादनी, बैरागी संदीपनी, सॉरी बैरागी संदीपनी। अगला थर्ड लिखिए जानकी मंगल, जानकी मंगल। और अगला फोर्थ लिखिए पार्वती मंगल। और अगला नेक्स्ट 5 लिखिए बरवे रामायण, बरवे रामायण। ये पांचों आप लिख लीजिए, रामलला नेछू, बैरागी संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। ये पांचों को हम पंचरत्न कहलाते हैं। आप लिख लीजिए, ये 5 पंचरत्न हैं। तुलसीदास के पंचरत्न किस कौन हैं? तो तुलसीदास के पंचरत्न में ये 5 आते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास के पंचरत्न में कौन कौन शामिल है? तो रामलला नेछू शामिल है, बैरागी संदीपनी शामिल है, जानकी मंगल शामिल है, पार्वती मंगल शामिल है और बरवे रामायण शामिल है। ये आप लिख लीजिए, तुलसीदास के पंचरत्न कहलाते हैं। इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद हम इरेज करते हैं और आगे कुछ रचनाएं इसी में और हैं। फिर हम सगुण धारा के कृष्ण भक्ति पर चलते हैं। चलिए, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए, अगला लिखिए केशव दास की रचना कौन कौन है। आपसे अगर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से केशव दास की रचना बताइए, तो केशव दास की रचना को आप सब लिख लीजिए। केशव दास की रचना में पहला लिखिए रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका लिख लीजिए। दूसरा लिखिए रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया लिखने के बाद अगला इसी में लिख लीजिए कि नख सिख, नख सिख। नख सिख लिखने के बाद
एक और लिख लीजिए केशव दास की रचना में विज्ञान गीता। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, ये 4 लिख लीजिए केशव दास की रचना है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामचंद्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है। नखशिख निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है। और विज्ञान गीता निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है। आप सब नोट कर लीजिए, याद रखेंगे। और यूं अगर आप एक इम्पॉर्टेंट रसिक प्रिया पे स्टार लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला लिखिए, इतना लिखिए। अगला सेनापति की रचना आप लिख लीजिए, सेनापति। हेडिंग डालिए, एक तरफ लिखिए सेनापति और एक दूसरे तरफ इनकी रचना लिख लीजिए। सेनापति की रचना में 2 लिख लीजिए कवित्र रत्नाकर। पहला लिख लीजिए कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर लिख लीजिए। और दूसरा लिख लीजिए काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, कल्पद्रुम। सेनापति में 2 रचना लिख लीजिए, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ये दोनों रचना सेनापति जी की हैं। और आगे एक और लिख लीजिए राम रासो की रचना। राम रासो, राम रासो की रचना में एक लिख लीजिए माधोदास चरण, माधोदास चरण। माधोदास चरण किसकी रचना है, राम रासो की रचना है। ये 3 और बढ़ा लीजिएगा, इतना लिख लीजिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं। हम एक एक करके रिकॉल कर देते हैं, जिससे कहीं लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप सब ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। केशव दास की रचना में पहला रामचंद्रिका, दूसरा रसिक प्रिया, तीसरा नखशिख और चौथा लिख लीजिए विज्ञान गीता। और सेनापति की रचना में एक लिख लीजिए कवित्र रत्नाकर, दूसरा काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की रचना है। और राम रासो की रचना में माधोदास चरण लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे, आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं सगुण धारा के कृष्ण भक्ति पर। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए, मैंने आपको सगुण धारा को 2 भागों में बांटा था। सगुण धारा के राम भक्ति अलग है और सगुण धारा की कृष्ण भक्ति अलग है। तो मैंने सगुण धारा के राम भक्ति पर चर्चा कर ली। अब हम आगे सगुण धारा की कृष्ण भक्ति पर चर्चा करने चल रहे हैं। आप सब हेडिंग डालिए, सगुण धारा सगुण धारा के कृष्ण भक्ति पर चर्चा करने चल रहे हैं। आप सब हेडिंग डालिए, सगुण धारा ब्रैकेट में कृष्ण भक्ति। यहां मैं धारा लिख दिया कृष्ण के आगे, तो कृष्ण भक्ति लिख लीजिएगा आप सब। सगुण धारा ब्रैकेट में कृष्ण भक्ति। आप हेडिंग डाल के आपसे अगर पूछा जाता है
कि सगुण धारा यानी कृष्ण भक्ति में का प्रतिपादक कौन है, तो आप लिखेंगे प्रतिपादक में लिखेंगे सगुण धारा के कृष्ण भक्ति के प्रतिपादक निम्बरकाचार्य है। आप लिख लीजिए निम्बरकाचार्य निम्बरकाचार्य लिख लीजिए निम्बरकाचार्य प्रतिपादक निम्बरकाचार्य है। आपसे पूछा जाता है गीत गोविंद कौन है, तो गीत गोविंद में लिख लीजिए जयदेव। गीत गोविंद में जयदेव का नाम लिख लीजिए। फिर आगे लिखिए उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा में लिख लीजिए उत्तर मीमांसा में अणुभाष्य लिख लीजिए। अणुभाष्य, और अणुभाष्य आपका ये अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, आप सब लिख लीजिए अपूर्ण रचना है। अब अणुभाष्य इसको अपूर्ण लिख लीजिए, और उत्तर मीमांसा अणुभाष्य में लिखा है जो कि अपूर्ण है, और इसे अणुभाष्य को ने उत्तर मीमांसा आप लिख लीजिए अणुभाष्य ने लिखा, और जो कि अपूर्ण है, लेकिन उत्तर मीमांसा को पूरा कराया किसने, तो आप इसी में लिख लीजिए पूर्ण करवाया कौन। अणुभाष्य उत्तर मीमांसा को पूर्ण कराने वाला आप लिख लीजिए विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने इसे पूर्ण करवा दिया, आप लिख लीजिए। मैंने बताया सगुण धारा में कृष्ण भक्ति के प्रतिपादक निम्बरकाचार्य जी हैं, गीत गोविंद जयदेव जी हैं, उत्तर मीमांसा को अणुभाष्य ने लिखा जो कि अपूर्ण रचना है, इसे पूरा कराने का दावी श्रेय विट्ठलनाथ जी को जाता है। आप लिख लीजिए पूर्ण कराने का श्रेय विट्ठलनाथ जी को जाता है। अब हम आगे आपको बताने चल रहे हैं अष्टछाप के कवियों पर चर्चा करने चल रहे हैं। आपसे परीक्षाओं में अष्टछाप के कवियों पर भी सवाल पूछा जाता है, तो आप हेडिंग डालिए अष्टछाप के कवि। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, फिर हम इरेज करके आगे अष्टछाप के कवियों पर चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए लिखिए अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि आपसे सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, अष्टछाप के कवियों में कौन कौन शामिल हैं, तो कौन जो शामिल हैं, जिस अष्टछाप के कवियों में जो शामिल हैं उन कवियों का नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है तो सही करके आइएगा।
चलिए एक एक पर हम चर्चा करते हैं। अष्ट सात के कवियों में पहला लिखेंगे आप सब कुंभन दास। कुंभन दास, कुंभन दास अष्ट सात के कवि माने जाते हैं कुंभन दास। दूसरा लिखिए कृष्णदास। कृष्णदास भी अष्ट सात के कवि माने जाते हैं। आप कृष्णदास को भी अष्ट सात के कवियों में लिखेंगे। अगला लिखेंगे सूरदास। सूरदास को भी अष्ट सात के कवियों में लिख लीजिए। सूरदास भी अष्ट सात के कवि कहे जाते हैं। अगला लिखिए, चौथा लिख लीजिए परमानंद दास। परमानंद दास, परमानंद दास भी अष्ट सात के कवि माने जाते हैं। अगला लिखिए गोविंद दास। गोविंद दास भी अष्ट सात के कवि कहे जाते हैं। तो पांचवा लिख लीजिए गोविंद दास जी का नाम। और छठवां में लिखेंगे हीन स्वामी। हीन स्वामी भी अष्ट सात के कवि माने जाते हैं। और आप हीन स्वामी का भी नाम इसी में लिख लीजिए। आगे नंददास लिख लीजिए। 7वें नंबर पे नंददास का नाम लिख लीजिए। ये भी अष्ट सात के कवि माने जाते हैं। और लास्ट 8वां लिख लीजिए चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास भी आपके अष्ट सात के कवि कहे जाते हैं। ये अष्ट सात के कवियों में इन 8 कवि का नाम नोट कर लीजिए। ये 8 कवि अष्ट सात के कवि कहे जाते हैं। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन अष्ट सात के कवि कहे जाते हैं या शामिल किए गए हैं। तो कुंभन दास का नाम याद कर लीजिए, कृष्णदास का नाम याद कर लीजिए, सूरदास का नाम याद कर लीजिए, परमानंद दास का नाम याद कर लीजिए, गोविंद दास का नाम याद कर लीजिए, हीन स्वामी का नाम याद कर लीजिए, नंददास और चतुर्भुज दास का नाम भी याद कर लीजिए। ये सब आपके अष्ट सात के कवि माने जाते हैं। आपसे परीक्षाओं में जब पूछा जाता है तो इनमें में से कोई नहीं रहता है और पूछ लेता है कौन अष्ट सात के कवि नहीं है, तो इनमें से जो नहीं है वही अष्ट सात के कवि हो जाएगा। बाकी ये 8 अष्ट सात के कवि होंगे। आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप सब लिखिए ब्रज भाषा के पहले कवि। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रज भाषा के सबसे पहले कवि कौन हैं, तो लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लीजिए ब्रज भाषा के पहले कवि कौन हैं। ब्रज भाषा के पहले कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो ब्रज भाषा के पहले कवि में किसका नाम बताएंगे, लिख लीजिए सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। ब्रज भाषा के पहले कवि सूरदास को कहा जाता है। सूर कवि मैंने लिख दिया, सॉरी, सूरदास। ब्रज भाषा के पहले कवियों में सूरदास का नाम नोट कर लीजिए। अब हम सूरदास की कुछ रचनाओं पर चलते हैं जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और सूरदास ऐसे कवि हैं जो आप शुरू लोअर क्लासेस से लेकर और अंत तक आपसे हमेशा मिलते जाएंगे, कभी इनसे नाता छूटने नहीं पाएगा। तो सूरदास के हम रचनाओं पर भी चर्चा करते हैं। सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि हैं। इनकी रचना में लिख लीजिए। और सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि के साथ साथ एक लाइन और लिख लीजिए। ये सूरदास पॉइंट बना के लिख लीजिए।
सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि तो है ही नहीं है, उसके साथ साथ एक रस का टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, अब मैंने आपको रस पिछले सेशन में पढ़ाया है और आप सब रस वाले वीडियोस पर जाएंगे तो वहाँ हम आपको 11 रस बताए थे। उन 11 रस में एक रस में वात्सल रस बताया था, जो माता से प्यार वाला होता है, माता से प्रेम करता है वात्सल रस। तो वात्सल रस के सम्राट अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वात्सल रस के सम्राट कौन, किस कवि को माना जाता है, तो आप इन्हीं का नाम बताएंगे। वात्सल रस के सम्राट सूरदास हैं। आप लिख लीजिए वात्सल रस के सम्राट। वात्सल रस के सम्राट निम्नलिखित में से कौन कवि हैं, तो आप वात्सल रस के सम्राट में सूरदास लिख लीजिए। वात्सल दास के सम्राट सूरदास माने जाते हैं। ये दोनों लाइन आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ब्रज भाषा के पहले कवि सूरदास हैं, वात्सल रस के सम्राट सूरदास हैं। चलिए अब हम लिख लीजिए आप सब सूरदास की रचना। पॉइंट बनाकर लिख लीजिए सूरदास की रचना। सूरदास की रचना में आप लिख लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर सागर लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए सूरदास की रचना में सूर सागर, और दूसरा लिख लीजिए सूरदास की रचनाओं में सूर सागर के बाद आप अगला लिख लीजिए सूर सरावली। सूर सरावली, और सूर सरावली के बाद अगला लिख लीजिए साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। आप ट्रिक में याद रखिएगा, तीनों में सा सा है। देखिए सा इसमें भी है, सा इसमें भी है, सा इसमें है। यहाँ तो सूर सूर भी ही मिल गया है, लेकिन यहाँ सा मिल गया है, तो ये सा वाले सूरदास की रचना है। एक ट्रिक है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। आप सूर सागर में आपसे पूछा जाए कितने पद हैं, तो आप लिख लीजिए 4936। सूर सागर में 4936 पद हैं। 4936 पद हैं सूर सागर में। और आपसे पूछा जाए सूर सरावली में कितने पद हैं, तो सूर सरावली में 1107 1160 पद हैं सूर सरावली में। सूर सरावली में 1160 पद हैं, 1107 पद हैं। अगला साहित्य लहरी में आपसे पूछा जाए, तो साहित्य लहरी में कितने पद हैं, 118 पद हैं, 118 पद हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सूरदास की रचनाओं में आप लिख लीजिए, ये सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूर सागर में 4936 पद हैं, सूर सरावली में 1160 पद हैं, और साहित्य लहरी में 118 पद हैं। और इसके साथ साथ पॉइंट में लिख लीजिएगा, सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि हैं और वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं।
ये आप लिख लीजिए। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं मीराबाई पर। चलिए, इतना आप सब लिख लीजिए। फिर हम थोड़ा सा जल पीते हैं, आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। फिर हम चलते हैं और कवियों पर। चलिए, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए, लिखिए मीराबाई। मीराबाई की रचनाओं में आप लिख लीजिए मीराबाई क्या क्या कौन कौन रचना की हैं। तो पहला लिखिए मीराबाई का गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका किसने लिखा है? तो गीत गोविंद का टीका मीराबाई ने लिखा है, मीराबाई की रचना है। अगला लिखिए मीराबाई ने राग सोरठा। राग सोरठा। राग सोरठा किसकी रचना है? तो मीराबाई की रचना है, लिख लीजिए। अगला लिखिए इसी में नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा भी मीराबाई की रचना है। आगे लिखिए राग गोविंद। राग गोविंद किसकी रचना है? तो राग गोविंद भी मीराबाई की रचना है, आप सब नोट कर लीजिए। मीराबाई की रचनाओं में गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, नरसी जी का मायरा और राग गोविंद, ये आपका मीराबाई की रचना है, नोट कर लीजिए। गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, नरसी जी का मायरा और राग गोविंद, इन रचनाओं में मीराबाई का नाम नोट कर लीजिए, मीराबाई की रचना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंददास पर। आप नंददास की रचनाओं को भी लिख लीजिए, परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे लिखिए नंददास की रचना। और नंददास की रचनाओं में आप पहला लिखेंगे सुदामा चरित। सुदामा चरित। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित नंददास का रचना है। अगला है रसमंजरी। रसमंजरी। रसमंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की रचना है। आगे है रूप मंजरी। रसमंजरी के बाद रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। अगला लिखिए रस मंजरी, रूप रंजरी, विरह मंजरी। विरह मंजरी। विरह मंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की रचना है। अगला लिखिए रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो नंददास की रचना है। इसको आप सब नोट कर लीजिए,
कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मीराबाई की रचनाओं में गीत गोविंद का टीका नोट कर लीजिए, राग सोरठा नोट कर लीजिए, नरसिंह जी का मायरा नोट कर लीजिए और राग गोविंद नोट कर लीजिए। गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। और नंददास की रचनाओं में नोट कर लीजिए, पहला सुदामा चरित, दूसरा रस मंजरी, तीसरा रूप मंजरी, चौथा विरह मंजरी और पांचवा रसरास पंचाध्यायी। देखिए, नंददास की रचना में सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी। आपको आशा याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देखिए मंजरी 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 आ गया, तो मंजरी मतलब नंददास, और एक सुदामा चरित और रास पंचाध्यायी भी नोट कर लीजिएगा आप नंददास की रचनाओं में। चलिए, आप सब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, हम आपके समाधान अवश्य करेंगे। आप लोगों का हर कमेंट हम पढ़ते हैं, आप कमेंट करते जाइए, जिससे हम आप सब की परेशानियों को, प्रॉब्लम को हमें पता चले। चलिए, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करने चल रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम इरेज करने चल रहे हैं और आगे अब हम रामचंद्र शुक्ल पर चलते हैं। हेडिंग डालिए, रामचंद्र शुक्ल। नोट कीजिए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल नोट कीजिए। और रामचंद्र शुक्ल आपके रीतिकाल इसी नोट कर लीजिए। रीतिकाल के कवि थे। श्रृंगार रस नोट कर लीजिए, श्रृंगार रस। और रीत काव्य, रीत काव्य में लिख लीजिए ग्रियेशन। तो रीत काल में आप नोट लिखिए, रीत काल। रीत काल को अगर हम डिवाइड करें, रीत काल 3 प्रकार की होती है। रीत काल को आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहला लिखिए रीत काल को रीतिबद्ध। रीतिबद्ध नोट कीजिए। रीतिबद्ध के बाद दूसरा लिखिए रीति सिद्ध। रीति सिद्ध। और रीति सिद्ध के बाद अगला लिखिए रीति मुक्त। रीति मुक्त। रीति काल में इसे डिवाइड कर दीजिए। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, तीसरा रीति मुक्त।
और इसमें चिंतामणि तिवारी का नाम रीतिबद्ध में नोट कीजिए। रीतिबद्ध में चिंतामणि तिवारी का नाम नोट कीजिए। चिंतामणि तिवारी, चिंतामणि तिवारी का नाम नोट कीजिए। रीतिबद्ध में इनकी रचना लिख लीजिए, रस विलास। रस विलास। और एक रचना चिंतामणि तिवारी ने और नोट कीजिए, श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी। ये श्रृंगार मंजरी और रस विलास चिंतामणि तिवारी की रचना है, जो कि रीतिबद्ध में है। आप नोट कर लीजिए। अगला लिखिए भूषण। इसी में रीतिबद्ध में ही अगला लिखेंगे। ये रीतिबद्ध में चिंतामणि तिवारी का भी नाम रहेगा और रीतिबद्ध में ही अगला लिखिए भूषण की रचना। भूषण की रचना में आप लिख लीजिए, ये भी रीतिबद्ध के हैं। पहला लिखिए भूषण में शिवा बावनी। शिवा बावनी, पहला लिखिए शिवा बावनी। और भूषण में दूसरा लिखिए छत्रसाल। छत्रसाल। और छत्रसाल लिख के अगला लिखिए इसी में दशक। ये आपके भूषण में शिवा बावनी, छत्रसाल और दशक की रचना भूषण की है। ये भी रीतिबद्ध के ही हैं। और रीतिबद्ध में एक नाम और लिखिए भिखारी दास। रीतिबद्ध में ही एक नाम और लिखिए भिखारी दास। भिखारी दास। और भिखारी दास की रचनाओं में लिख लीजिए शतरंज सटिका। शतरंज सटिका। ये शतरंज सटिका भी भिखारी दास की रचना है, नोट कर लीजिए। रीति काल को हमने 3 भागों में डिवाइड कराया। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, तीसरा रीतिगुप्त। रीतिबद्ध में पहला आप चिंतामणि तिवारी का नाम नोट कीजिए और चिंतामणि की तिवारी की रचना में रस विलास, श्रृंगार मंजरी नोट कर लीजिए। और दूसरा लिखिए भूषण की रचना, ये भी रीतिबद्ध के ही कवि रीतिबद्ध के ही हैं। और रीतिबद्ध में भूषण की रचना में शिवा बावनी लिख लीजिए, छत्रसाल और दशक लिख लीजिए। और रीतिबद्ध में अगला लिखिए भिखारी दास की रचना में शतरंज सटिका। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इतना रीतिबद्ध पर हम चर्चा कर लिए। अब आगे रीति सिद्ध पर बातें आगे करते हैं। रीति सिद्ध पर चर्चा आप सभी से कर रहे हैं। रीति सिद्ध में कौन कौन आता है और उनकी रचना क्या है, हम उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। रीतिबद्ध पे हम चर्चा कर लिए। और रीति सिद्ध में आप एक नाम लिखिए बिहारी लाल की। बिहारी लाल। और बिहारी लाल में आप लिख लीजिए बिहारी सतसई। बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई लिख लीजिए। बिहारी सतसई। रीति सिद्ध में बिहारी लाल का नाम नोट करके रचना लिख लिए बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई आपसे अगर पूछा जाए कितने दोहा हैं तो आप लिख लीजिए बिहारी सतसई में 719 दोहा है। 719 दोहा है। और किस भाषा में लिखा गया है
तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। आप लिख लीजिए बिहारी सतसई में 719 दोहा ब्रज भाषा में लिखा गया है। बिहारी लाल की रचना है, आप नोट कर लीजिए। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है बिहारी लाल की रचना का नाम बताइए, तो बिहारी लाल बी से बिहारी, तो बी से बिहारी सतसई लिख लीजिए। सॉरी कुछ चलिए बिहारी लाल यहाँ बिहारी लगा है, बिहारी लाल की रचना में बिहारी यहाँ भी आ गई। बिहारी लाल की रचना में बिहारी सतसई में कुल 719 दोहा ब्रज भाषा में लिखा गया है, आप नोट कर लीजिए। और बिहारी सतसई में एक लाइन और लिख लीजिएगा, ब्रज भाषा में जो ये लिखा गया है, ब्रज भाषा में इस बिहारी सतसई का अनुवाद किसने किया था? ये ब्रज भाषा में बिहारी सतसई का अनुवाद किसने किया था? ब्रज भाषा में अनुवाद बिहारी सतसई का किसने किया था? तो आप लिख लीजिए कृष्णलाल ने किया था। कृष्णलाल ने बिहारी सतसई को ब्रज भाषा में अनुवाद कर दिया था। आप लिख लीजिए बिहारी सतसई को ब्रज भाषा में अनुवाद किया था कृष्णलाल ने। और इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हम रीतिबद्ध पर चर्चा कर लिए, रीति सिद्ध पर भी अभी चर्चा कर लिए। रीति सिद्ध में बिहारी लाल का नाम नोट करके, बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई, 719 दोहा ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा का अनुवाद कृष्णलाल ने किया था। अब हम इरेज कर रहे हैं, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम सीधे चलते हैं रीति मुक्त पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम कर लिए इरेज। अब अगला रीति मुक्त बचा है, इसको भी खत्म कर देते हैं। चलिए रीति मुक्त में नाम लिखिए घनानंद का। रीति मुक्त में घनानंद का नाम नोट कीजिए, घनानंद का। और घनानंद की रचना लिख लीजिए। घनानंद ने क्या लिखा है? तो लिख लीजिए सुजान सागर। आपसे पूछा जाता है कि सुजान सागर कौन लिखा है? तो सुजान सागर घनानंद ने लिखा है। लिख लीजिए सुजान सागर घनानंद ने लिखा है। आगे सुजान सागर के बाद विरह लीला भी घनानंद ने लिखा है। लिख लीजिए घनानंद की रचना में विरह लीला। विरह लीला, विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला भी घनानंद की रचना है। विरह लीला के बाद अगला है इश्क लता। घनानंद की एक और रचना है इश्क लता। इस प्रकार से ये तीनों घनानंद की रचना है। रीति मुक्त के हैं। रीति मुक्त में घनानंद का नाम लिखकर घनानंद की रचना लिख लीजिए। सुजान सागर घनानंद, विरह लीला घनानंद, इश्क लता घनानंद। आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वीडियोस को बार बार देखकर रट डालिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सुजान सागर घनानंद, सुजान सागर घनानंद, विरह लीला घनानंद, विरह लीला घनानंद, इश्क लता घनानंद। आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा जल पिएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप सब लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम इसे इरेज करते हैं और इसके आगे की
टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला है, आप लिखिए, इससे पूछा जाता है कि पुनर्जागरण आधुनिक काल में लिखेंगे। आधुनिक काल, आधुनिक काल में लिखेंगे आप सब पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, और पुनर्जागरण काल में आप ब्रैकेट में इसे में लिख लीजिए भारतेंदु काल। भारतेंदु काल। आधुनिक काल किसका काल है? भारतेंदु जी का काल भी से कहते हैं। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल भी से कहते हैं। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, आधुनिक काल, इसको आप नोट कर लीजिए। और भारतेंदु काल, आधुनिक काल और पुनर्जागरण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं पर हम चर्चा करते हैं। आधुनिक काल में आप नोट कीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या लिखा है, हम इस पर चर्चा करते हैं। आपसे सवाल में परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? ये क्या लिखा है? तो भारतेंदु हरीश जी की रचनाओं में आप पहला लिखिए बकरी विलाप। बकरी बकरी विलाप। बकरी विलाप किसकी रचना है? तो लिख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला लिखिए वो वर्षा विनोद। वर्षा विनोद किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। आगे लिखिए प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो प्रेम सरोवर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना, नोट कर लीजिए। आगे लिखिए प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? तो प्रेम माधुरी में आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नोट कर लीजिए। आगे लिखिए इन्हीं की रचनाओं में प्रेम लगा है फिर, और प्रेम के आगे लिख लीजिए प्रलाप। प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसी में आगे लिखेंगे प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो प्रेम फुलवारी भी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, नोट कर लीजिए। अगला लिखिए फूलों की गुच्छा। फूलों की गुच्छा। फूलों की गुच्छा किसकी रचना है? तो फूलों की गुच्छा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, नोट कर लीजिए। ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिए और रख लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। वीडियोस को 2 बार 4 बार जैसे देखते जाएंगे, निरंतर देखते जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा। कहीं कोई किसी प्रकार की माथापच्ची नहीं करनी है, पर नोट कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना में बकरी विलाप किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। वर्षा विनोद किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम सरोवर किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। फूलों की गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इतना लिख लीजिए।
हम साइड में हो जा रहे हैं। फिर हम चलते हैं बद्री नारायण चौधरी जी की रचना। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आप लिख लीजिए बद्री नारायण चौधरी, पॉइंट लगा के बद्री नारायण। अगला लिखिए बद्री नारायण चौधरी जी की रचना। तो बद्री नारायण चौधरी जी की रचना में आप नोट कर लीजिए, इन्होंने वर्षा बिंदु लिखा है। वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है। आगे लिखिए साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। लेकिन लालित्य लहरी अगर आपसे पूछा जाता है, लालित्य लहरी, तो लालित्य लहरी बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है। बच्चे लहरी लहरी में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर गलत करके चले जाते हैं। आपको याद करना है, साहित्य लहरी पूछा जाता है तो सूरदास होंगे, लेकिन लालित्य लहरी होगा तो बद्री नारायण चौधरी लिख लीजिएगा। और वर्षा बिंदु बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है, नोट कर लीजिए। अगला लिखिए प्रताप नारायण मिश्र। अगला इसी में लिखिए प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं में आप नोट कर लीजिए, एक ही इन्होंने इनका है प्रताप नारायण मिश्र का प्रेम पुष्पावती। प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली आपसे पूछा जाता है किसकी रचना है? तो प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। दोनों में पा आया है, यहाँ भी पा है, तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना प्रेम पुष्पावली लिख लीजिएगा। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला लिखिए ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना में लिख लीजिए ठाकुर जगमोहन। ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में आप नोट कर लीजिए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में आप नोट कर लीजिए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में आप नोट कर लीजिए। ऋतु संहार आपसे पूछा जाता है कौन लिखा है? तो ऋतु संहार, ऋतु संहार ठाकुर जगमोहन सिंह ही लिखे हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है ऋतु संहार। इसी में आगे मेघदूत आपसे पूछा जाता है, तो मेघदूत भी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, लिख लीजिएगा। मेघदूत आपसे पूछा जाता है कि मेघदूत का ठाकुर जगमोहन सिंह मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किए हैं। ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, आप नोट कर लीजिए। ब्रज भाषा में अनुवाद किया था ठाकुर जगमोहन सिंह मेघदूत का, और ऋतु संहार भी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, नोट कर लीजिए। फिर हम अब आप सभी को, हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। कहिए तो हम रिकॉल कर दें, एक एक को लिख लीजिए। फिर हम चलिए लिखिए आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल। इसमें भारतेंदु काल की रचना, आधुनिक काल पुनर्जागरण काल किसका है? भारतेंदु काल है। भारतेंदु काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काल था, समय था, और भारतेंदु
हरिश्चंद्र जी इस आधुनिक काल पुनर्जागरण काल में क्या लिखे हैं? लिखिए। बकरी विलाप किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। वर्षा विनोद भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम सरोवर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। प्रेम प्रलाप भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। प्रेम फुलवारी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। फूलों की गुच्छा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। आगे बढ़िए, बद्री नारायण चौधरी जी की रचना में लिख लीजिए। वर्षा बिंदु पूछा जाता है तो बद्री नारायण चौधरी हैं, और लालित लहरी बद्री नारायण चौधरी हैं। लालित लहरी और साहित्य लहरी में कहीं गलती मत कर बैठिएगा मेरे दोस्तों। हम बार बार कह रहे हैं कि लालित लहरी बद्री नारायण चौधरी जी की है, और साहित्य लहरी पूछा जाता है तो सूरदास लगा के आइएगा। लहरी लहरी में कहीं चौपट न कर दीजिएगा कि साहित्य लहरी बद्री नारायण की मार के चले आइए और लालित लहरी सूरदास मार के चले आइएगा। ऐसा नहीं करना है, नहीं हमारा पढ़ाया हुआ चौपटा चार हो जाएगा। मेरे दोस्तों ध्यान से लगाइएगा, परीक्षा में लालित लहरी पूछा जाता है तो बद्री नारायण चौधरी, और साहित्य लहरी पूछा जाता है तो सूरदास मारिएगा। अगला लिखिए, प्रताप नारायण मिश्र की रचना में प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली पूछा जाता है तो प्रताप नारायण मिश्र। और अगला लिखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना ऋतु संहार लिख लीजिएगा, और ऋतु संहार के साथ साथ आप इसमें मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किए थे ठाकुर जगमोहन सिंह। आप नोट कर लीजिए। चलिए हम अब थोड़ा सा जल पी लेते हैं और आप सब लिख लीजिए। आज का सेशन यहीं पे हम समापन करते हैं। इसके आगे हम अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द मिलेंगे, और अगला सेशन में आपको हम द्विवेदी युग के कवियों पर चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग पर हम आएंगे और उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, पर चर्चा करेंगे। अगला हेडिंग आप सब लिखिए, द्विवेदी युग के कवि, और इस पर चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप सब ही सब कुछ है हमारे लिए, और आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो गंगा एकेडमी है, और गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सब एकजुट हो जाइए। एकत्रित होते हुए आप सभी जुड़ जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिख के बेल को ऑल पे सेट करके बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई वीडियो, कोई क्लास छूटने ना पाए। हम ऐसे ही पूरा हर विषय की पूरा कंप्लीट कोर्स हम आपका ख़त्म करेंगे, पूरा निःशुल्क फ्री आप क्लास ख़त्म करेंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, और आपका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो जाएगी, और आपको इसका क्लास नोट्स भी PDF हम आपको देंगे। हम वचनबद्ध हैं, बस आप सभी लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। एक भी बच्चा छूट गया तो गंगा एकेडमी का संकल्प टूट जाएगा। इस नाते आप सभी आज से ही सभी सारे जगह इसे शेयर करते हुए हर परिवार में पहुंचा दीजिए, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, संपूर्ण भारत में पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से मैं बार बार गुजारिश करते हुए
आप सभी से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इतना आप सब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए आपके लिए अगला वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए आपका लाइक शेयर कमेंट से ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बल मिलता है और आपका लाइक शेयर कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। आप सभी इसे पढ़िए, लाभान्वित होइए, एक नौकरी लीजिए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। आप सब इसे साकार कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट प्यार बनाते रहिए और आप सभी एकत्रित होकर जुड़ जाइए। अब देर मत कीजिए और निरंतर वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, 2 बार 4 बार, जैसे ही वीडियो सारे वीडियोस को देख लेंगे आपका कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो हमसे आप कमेंट लिखेंगे, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके कमेंट को पढ़कर आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप सभी की होती है तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि एक एक डाउट, एक एक आप लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। मुझे आप सूचित कीजिए, हम आपका सॉल्व करेंगे। आप सभी चैनल से जुड़ जाइए और इसे हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। आप सब इतना कर दीजिए, बाकी हम आपका हर विषय यहाँ कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण भारत का हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, पूरा निःशुल्क कंप्लीट करेंगे। हम एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, खंड विकास अधिकारी, पुलिस, एसआई, अधीनस्थ, पेट, लेखपाल, कानूनगो इत्यादि सभी वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब शुरू कर दिए हैं। एक हर विषय पढ़ेंगे यहाँ, इतिहास, भूगोल, इतिहास शुरू करेंगे, पूरा इतिहास खत्म, भूगोल पूरा खत्म करेंगे, संविधान पूरा खत्म करेंगे, अर्थव्यवस्था को भी पूरा खत्म करेंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हम पूरा खत्म करेंगे, टेक्नोलॉजी भी हम पूरा खत्म करेंगे, करंट अफेयर को भी हम सब खत्म करेंगे, मैथ, गणित, रीजनिंग भी हम पूरा खत्म करेंगे, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी को भी हम खत्म करेंगे, कंपटीशन क्षेत्र की हर विषय को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे और आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो हम सिविल सर्विसेज के फील्ड में भी आएंगे। वहाँ पूरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का पूरा निःशुल्क कोर्स आपको पूरा फुल कोर्स के साथ निःशुल्क दे देंगे, पूरा PDF दे देंगे। TGT, PGT का पूरा हर विषय की तैयारी पूरा निःशुल्क कराते हुए पूरा PDF मैं दूंगा। KBS, नवोदय विद्यालय, सभी शिक्षक भर्तियों की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा के पूरा PDF दूंगा, हर विषय पढ़ाऊंगा की क्लास यहाँ से चलेगी। हम इंजीनियरिंग फील्ड में आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो वहाँ भी आएंगे। IIT, पॉलिटेक्निक, ITI की प्रवेश परीक्षाओं को भी कंप्लीट करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में नीट की एंट्रेंस परीक्षा को भी हम कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी से बार बार निवेदन है कि चैनल पर आप सब सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और इसे हर जगह, हर ग्रुपों में शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। बाकी हम हर विषय की निरंतर वीडियो आप सभी के लिए लाकर तैयारी आपकी मजबूत करेंगे। आपको नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। गंगा एकेडमी यूट्यूब आपको पूरा कोर्स फ्री में आपको वितरण करा देगा। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।